बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात फ़र्रुख हबीब इस वक्त सर्किट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने तमाम हमारी जो फैसलाबाद की सहाफ़ी बरादरी है, हमारे रिपोर्टर हज़रात, हमारे कैमरामैन हज़रात, हमारे फ़ोटोग्राफ़र हज़रात, टेक्नीशियंस, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं। और सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उनका ख़ास रहम करम से अल्लाह ताला ने हमेशा जो है वो इज़्ज़त से नवाज़ा है। और आज के मौका के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का मैं ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमेशा, ये उनकी ख़ासियत रही है कि मिडिल क्लास के नौजवानों को पॉलिटिक्स के अंदर ना सिर्फ उन्होंने सियासी शऊर दिया, बल्कि सियासी शऊर के साथ साथ उनको तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म भी दिया और आगे बढ़ने के मौके भी फराहम किए। और आज मेरे जैसे कई हमारे मिडिल क्लास के नौजवान जो हैं वो पीटीआई के फ़ोरम से ना सिर्फ असम्बलियों का हिस्सा हैं, बल्कि उनको काबीना का हिस्सा भी बनाया गया है। और फैसलाबाद को भी, आपका भी इल्म में है कि काफ़ी देर से एक चीज़ थी, फैसलाबाद को भी काबीना के अंदर जो है वो नुमाइंदगी मिल चुकी है। और बतौर वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मुझे भी उन्होंने टास्क मेरे ज़ुम्मे लगाया है और मैं आज उनका ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे नौजवान अपने पुराने साथी के ऊपर जो है वो एतमाद का इजहार किया। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज यकम मई है, योम मई है और आज मज़दूरों का दिन है। और आज हम अपने पूरी दुनिया बल्कि तमाम मेहनत कशों को आज खराज तहसीन पेश कर रही है। हम भी अपने पाकिस्तान के मेहनत कशों को, दिहाड़ीदार तबके को, जो कि अपना खून पसीना जो है वो जलाकर पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। और आपके इल्म में होगा कि जब गुज़िश्ता साल कोरोना की वबा पूरी दुनिया के अंदर फैली तो हर तरफ जो है वो लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि इस वबा से कैसे निपटा जाए। तो हर तरफ जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया, कारोबार बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, जिससे पूरी दुनिया का ख़ास तौर के ऊपर जो लेबर तबका है वो उनका रोज़गार जो है वो मुतासिर हुआ। लेकिन आपके इल्म में होगा कि ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हमेशा जो है वो उनके दिल में दिहाड़ीदार तबके के लिए जो है वो एहसास मौजूद था। और वो बारहा ये बात करते थे कि लॉकडाउन से जो हमारे मुल्क का दिहाड़ीदार तबका है वो मुतासिर होगा और दिहाड़ीदार तबके के लिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो आवाज़ बने। और आपने देखा कि चंद दिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो लॉकडाउन रहा, उसमें भी हमने अपनी इंडस्ट्री को बंद नहीं किया और फिर उसके बाद पार्शली हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोला, जिससे आपके इल्म में है कि हमारा बहुत बड़ा जो लेबर तबका है उसका रोज़गार उसके साथ मुंसलिक होता है। तो पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कोरोना वबा के दौरान बेहतरीन हिकमत अमली के बायस हमने अपने दिहाड़ीदार तबके का जो रोज़गार है वो बंद नहीं होने दिया। स्मार्ट लॉकडाउन को आपने देखा कि पूरी दुनिया ने अब फॉलो किया। वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ही थे जो तमाम तर सियासी प्रेशर को जिन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन उसके पीछे एक ही सोच थी कि जो हमारा दिहाड़ीदार तबका है, जो हमारा गरीब मज़दूर है, उसके लिए बहुत बड़े मसाइल जो है वो पैदा होने का उस वक्त खदशा था। और आपके इल्म में होगा कि जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम है, वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम जो कि 40 लाख ख़ानदानों के ऊपर मुहित था, उसको कोविड के दौरान इसी वजह से जो हमारा दिहाड़ीदार तबका बेरोज़गार हो रहा था उसको बढ़ाने के लिए 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों की कैश इमदाद की गई और मेरिट के ऊपर हुआ। अभी उसी एहसास प्रोग्राम का जो सर्वे है, दायरा कार है, उसको बढ़ा दिया गया है
और उसमें बड़ी तादाद के अंदर जो हमारा वो तबका जो कि ख़तः गुर्बत की लकीर से नीचे है, उनको उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो शामिल किया जा रहा है। और उसके साथ साथ डे वन से उनको एहसास था कि वो हमारा दिहाड़ीदार तबका जो बड़े शहरों में आते हैं, लोग मजदूरी करने आते हैं, जो ग्रीन बेल्टों में खुले आसमानों तले सोने पे मजबूर थे, जिनकी दिहाड़ी नहीं लगती थी, वो भूखे पेट सोते थे, उनके लिए पनाहगाहें जो है वो कायम की गई। ये एक हुक्मरान की एक अच्छी नीयत का सबूत होता है। और इससे मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों को भी जब रियासत की सतह पर ऐसे इक़दाम लिए जाते हैं तो बाकी लोगों को भी तरगीब मिलती है। और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान जो है वो पर कैपिटा दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो इक़दाम लिए हैं, और अभी आपके इल्म में होगा कि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान की बहुत बड़ी लाखों की तादाद में हमारी जो लेबर है वो सऊदी अरेबिया में काम कर रही है, और वहाँ पर एम्बेसी की शिकायत थी तो आधा अमला एम्बेसडर समेत उन्होंने वापस बुला लिया उस शिकायत के ऊपर। और चाहे वो मिडल ईस्ट हो, बाकी जगहों के ऊपर काफ़ी काम हुआ। हमारा EOBI का इदारा जो ओल्ड एज बेनिफिट का इदारा है, उसकी जो सालाना जो कलेक्शन थी वो 17 अरब रुपए थी। 17 अरब से उसको 28 अरब रुपए पे ले गए। 6,500 माहाना पेंशन जो मिलती थी उसको बढ़ा के 9,000 रुपये के ऊपर जो है वो ले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से हुकूमत के इक़दाम जारी हैं। और आपको ये भी बात आपके इल्म में होगी कि पाकिस्तान में जब हमने हुकूमत संभाली तो इकॉनमी हमें जिस हालत के अंदर मिली थी, और शहर फैसलाबाद में हम बैठे हैं, ये टेक्सटाइल का हमारा गढ़ है, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की एक बहुत बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो फैसलाबाद से होती है। तो यहाँ पर फैसलाबाद को साबका हुकूमत ने टेक्सटाइल का कब्रस्तान बना दिया था। यहाँ पर पावर लूम्स जो हैं वो कबाड़ के भाव बिक रही थी। यहाँ पर उस वक्त जो सूरत हाल थी कि स्पिनिंग मिलें बंद हो रही थी, और यहाँ पर जो टेक्सटाइल सेक्टर था वो दम तोड़ रहा था। लेकिन हमने आते साथ इक़दाम लिए, टेक्सटाइल पॉलिसी लेकर आए, और आपने देखा कि उसके अंदर हमने जो बिजली और गैस के इनके रेट से वो पूरे मुल्क के साथ हमने एक किए। पहले सिंध के अंदर एक रेट था, वहाँ कम रेट था, और पंजाब के अंदर रेट ज़्यादा था, तो यहाँ हमने उसका रेट फ़िक्स किया। फिर इनके जो तारीख़ी रिफ़ंड्स से, चाहे वो DLTL की शक्ल के अंदर हो, चाहे वो इनके सेल्स टैक्स की शक्ल के अंदर हो, वो इनको वापस किए ताकि इनका कैश लिक्विडिटी का मसला जो है वो सॉर्ट आउट हो। और सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ चीज़ वो लेकर आए, जो हम एनर्जी पैकेज लेकर आए, जिसमें एक इनका पीक आवर ख़त्म किया जो 4 घंटे का था शाम में, और उसके साथ साथ हम अजाफी बिजली इस्तेमाल करने के हवाले से, ताकि हमें पता था प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इनको इनकरेज करना है, हम पैकेज लेकर आए जिसमें हमने इस साल जून तक 50% जो इस्तेमाल ज़्यादा करेगा वो बिजली इसको सस्ती मिलेगी, और अगले आने वाले जो हमारे बाकिया हुकूमत के साल हैं उसमें 25% जो मुख्तलिफ हमारी कैटेगरीज़ हैं उसमें हमने इनके रेट्स मुकर्रर किए। और इसमें स्टेट बैंक भी पीछे नहीं रहा। कोविड के दौरान इनको सैलरी पैकेज फराहम किया गया, इनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स को डिले किया गया, और उसी के साथ साथ स्टेट बैंक एक टर्फ की स्कीम लेकर आया जिसमें अरबों रुपया जो है हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों को, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसको 2%, 3%, 4% के ऊपर आसान शराइत के ऊपर सरमाया फराहम किया गया, जिससे आज पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद में स्पिनिंग मिल्स की मशीन्स आ रही हैं, डाइंग मशीन्स आ रही हैं, यहाँ पर पावर लूम्स बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लग रही हैं। और ये तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिससे एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी हासिल होगी, जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होने जा रहा है। पाकिस्तान में लाखों नौकरियां क्रिएट होंगी जो कि हमारे मज़दूरों को मिलेंगी। और उससे इम्पेक्ट क्या इस चीज़ का आया है कि हमारे पावर लूम सेक्टर ने फैसलाबाद के अंदर लेबर्स की तनख्वाहें उन्होंने, उनको प्रॉफिट हुआ, मुनाफा में हुआ, लेबर्स की तनख्वाहें उन्होंने बढ़ाई। तो मैं समझता हूँ कि इसका पूरा एक इम्पेक्ट इस लिहाज से जो है वो जनरेट होता है। और आपके इल्म में होना चाहिए कि इसी तरह हमें जो बार बार एक बात सामने आती है, ये कराची के हालिया इंतखाब में भी आपने देखा कि किस तरीके से 5% वोट लेकर टोटल एक इंतखाबी हलके का
एक उम्मीदवार जीतता है और एक नेशनल असम्बली का जो हलका है उसमें 5% वोटों के साथ आप किस तरीके से पूरी कंस्टिट्यूंसी की जो है वो नुमाइंदगी कर सकते हैं। और आम तौर के ऊपर यहाँ पर तो एक यूनियन काउंसिल का उम्मीदवार जो है वो इतने वोट ले लेता है जितना एक कौमी असम्बली का मेंबर कराची जैसे पॉपुलेटेड हलके से वोट लेके जो है वो कामयाब हो रहा है। और 21% जो है वो पूरे हलके के अंदर टर्न आउट सामने रहा। ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान की जमहूरियत की, मैं समझता हूँ पायदारी के हवाले से, और ये सोचने का अमर है इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के हवाले से भी।